लायबिलिटी की बात करेंगे। किसकी? टैक्स लायबिलिटी। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? रेसिडेंटल स्टेटस की बात कर रहे थे। रेसिडेंटल स्टेटस। तो रेसिडेंटल स्टेटस के हिसाब से रेसिडेंट को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? कैटेगरी बताओ। एक बताया गया था ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा क्या बताया गया था? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको शॉर्ट करके देता हूँ, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और तीसरा क्या लिखे थे? नॉन रेसिडेंट। तीन कैटेगरी बताई गई थी, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। तीन कैटेगरी हो गई। ये दोनों के दोनों कौन से आते हैं? रेसिडेंट में आते हैं। किसमें आते हैं? रेसिडेंट। अब रेसिडेंट में भी इसमें एक दो चीज इसमें आ गई है कि एक या तो ऑर्डिनरी होगा और दूसरा नॉन ऑर्डिनरी होगा। है रेसिडेंट ही, लेकिन रेसिडेंट में भी दो कैटेगरी, किसकी किसकी? ऑर्डिनरी की और नॉन ऑर्डिनरी की। फिर तीसरा क्या है? नॉन रेसिडेंट है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको कहते हैं? ये बताओ फटाफट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे कहेंगे? बताओ। सर जो यहाँ पे रहता हो सर जो बेसिक ये जो वर्डिंग यूज की उसको जानना है। यहाँ पर रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ, लेकिन बाहर में भी रहता हूँ, हो जाऊंगा? नहीं रहता हूँ। बेसिक कंडीशन बताएगी ये, या तो 182 दिन रहा हो, या तो प्रीवियस में 60 प्लस 365 दिन रहा हो, तभी मैं रेसिडेंट होऊंगा। मैं यहाँ पर रहता हूँ उससे तो नहीं मतलब है, रहता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ। कारोबार में दुबई में, ठीक है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, तो तीन जगह तो दौरा रहता है। कभी दुबई चले गए, कभी न्यूयॉर्क चले गए, कभी लंदन चले गए, ये भी आ गए। रहने से नहीं होता है, उसकी बेसिक कंडीशन बताएगी ये। या तो आप क्या रहे? 182 दिन भारत में रहे हो प्रीवियस ईयर में, या तो फिर 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहे हो, और फिर प्रीसीडिंग 4 ईयर के दिन रहे हो 365 दिन, उसी को कहते हैं। चलिए हो गया ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब आता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, किसको कहते हैं? बेसिक कंडीशन प्लस, अच्छा ऑर्डिनरी रेसिडेंट में कौन सी कंडीशन है? बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाता तभी। अब एडिशनल कंडीशन क्या थी? पिछले 10 वर्ष हो गए, 2 साल और 2 बार मतलब नागरिक रेसिडेंट नागरिक नहीं, नागरिक तो हम जिंदगी भर नहीं हैं, जब तक मर नहीं जाएंगे। हाँ 10 साल में सर 365 दिन रहना चाहिए। 700 ये बताया गया था 730 दिन पिछले 7 साल में रहना चाहिए। तो पिछले 10 सालों में 2 मरतबा या 2 बार आप क्या हो? रेसिडेंट रहे हो, ठीक है। और उसके बाद फिर बताया कि पिछले 7 सालों में 730 दिन अगर रहे होंगे तब तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट आ जाएंगे। नॉन ऑर्डिनरी क्या होगा? बेसिक कंडीशन जो है पूरी करेगा, लेकिन एडिशनल कंडीशन जो होगी वो पूरी नहीं करेगा। सिर्फ किसको पूरी कर रहा है? बेसिक कंडीशन को। और इसमें क्या है आपका? ये भी पूरा किया है, ये भी पूरा किया हुआ है। बेसिक कंडीशन को भी पूरा किया और एडिशनल कंडीशन को भी पूरा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और वो बेसिक कंडीशन पूरी करता है और एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, क्या हो जाएगा आपका? नॉन रेसिडेंट नहीं, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यही ना होगा? अब आता है सिर्फ नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो बेसिक कंडीशन को भी पूरा ना करें, जो बेसिक कंडीशन थी उसी को ही पूरा ना करें, क्लियर है ना? इसका मतलब सबसे पहले बेसिक कंडीशन है, अगर वो बेसिक कंडीशन पूरी करेगा तो रेसिडेंट हो जाएगा, वरना नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अच्छा, रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा तो फिर उसमें ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी किसको कहेंगे? जो बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल कंडीशन दोनों को पूरा कर लेगा। और नॉन ऑर्डिनरी में बेसिक कंडीशन तो पूरा किया, लेकिन एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं किया, ठीक है ना? ये हम लोगों के पास आता है इसका, ये है सिस्टम उसका, ठीक है ना? अब इधर देखिए टैक्स लायबिलिटी की बात करने वाले जो हम लोग हैं, टैक्स लायबिलिटी तो इतना समझ चुके हैं कि रेसिडेंटल स्टेटस किसको करते हैं, किसको हम लोग ऑर्डिनरी बोलेंगे, किसको नॉन ऑर्डिनरी बोलेंगे और किसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, क्योंकि इसी तीनों के ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी तय होगी कि टैक्स लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग एक तरफ से बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या रूल होगा, वो सब किसके लिए बता रहा हूँ? ऑर्डिनरी के लिए। तब उसके बाद बात करूँगा किसकी? नॉन ऑर्डिनरी के लिए, फिर किसकी? नॉन ऑर्डिनरी।
तो सबसे पहले ऑर्डिनरी सोचो, एक मोटी मोटी पर बात समझ लो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया? बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन पूरी करता हो। इसका मतलब क्या रहा होगा? वो बेसिक कंडीशन में वही 182 दिन या 60 प्लस 365 दिन। फिर उसके बाद एडिशनल कंडीशन क्या होनी चाहिए? पिछले 10 सालों में 2 मरतबा और पिछले 7 सालों में 703 दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तब वो क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी। अगर वो है तो फिर उस पर टैक्स किस पर लगेगा? तो उसकी बात सुनो। अगर वो ऑर्डिनरी आ गया है, दुनिया के किसी भी कोने से कमाएगा, टैक्स लगना ही लगता है। बस समझ लेना। यानी कि अगर मैं ऑर्डिनरी आ चुका हूँ इस कैटेगरी में और मेरी जो मतलब कि जो शॉप्स है या जो कारोबार मेरा है वो दुबई, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड सब जगह फैला हुआ है, सब जगह से मेरी इनकम आती है, और मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? ऑर्डिनरी में आता हूँ। भारतीय की स्थिति के हिसाब से निवासी में माना गया। और कौन सी? साधारण निवासी। इसमें साधारण निवासी कंडीशन सबको पता है। साधारण निवासी में मैं आता हूँ। अब साधारण निवासी में अगर आता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप पर टैक्स लगना ही लगना है, चाहे भारत में कमाओ चाहे भारत के बाहर से कमाओ। अब उसका कंट्रोलिंग पावर चाहे कहीं भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कंट्रोलिंग पावर इंडिया में हो, कंट्रोलिंग पावर इंडिया से बाहर हो। तुम्हारी रेसिडेंट स्टेटस अगर किसमें आ गया? सामान्य में आ गया, साधारण में आ गया ना, या ऑर्डिनरी में आ गया, तो किसमें टैक्स लगना ही लगना है। उसका कंट्रोलिंग पावर से कोई लेना देना नहीं है। कंट्रोलिंग पावर चाहे इंडिया से बाहर होगा चाहे इंडिया में होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? यानी कि मेरा कारोबार जो दुबई में चल रहा है उसकी मीटिंग बुर्ज खलीफा में होती है, तो बुर्ज खलीफा में जो मीटिंग होती होगी, ये नहीं कि चलो भाई ठीक है वहाँ पर भाई कारोबार हो रहा है, कंट्रोलिंग पावर हो रहा है, जो भी इनकम होगी वहाँ पर टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ गए हैं तो जितनी भी दुनिया के किसी भी कोने से कमाओगे तो उसका टैक्स भारत में आपको देगा ही देना है। बात सबको समझ आ गई? अब इसमें जो वर्डिंग यूज किया हुआ ना उस वर्डिंग को समझना है। मैं तो बहुत आसान लफ्जों बता दिया हूँ, चाहे भारत में कमाओ चाहे भारत के किसी भी कोने में कमाओ, अगर आप ऑर्डिनरी में आते हो क्या हो जाएगा? आपका टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो इसकी वर्डिंग है वो समझना, सिर्फ 5 चीजें लिखा हुआ है। क्या क्या है देखो, लिखा है साफ साफ, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो बेहतर रहेगा। देखो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में कि भारत की कह कि एक निवासी की किसी गत वर्ष की सभी साधनों से आय उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है जो उस वर्ष में, तो प्रीवियस ईयर में कोई भी आय होगी उसमें जोड़ दी जाएगी। क्या क्या? पहली बताएगी भारत में प्राप्त हुई हो। क्या लिखा है? भारत में प्राप्त हुई हो। क्लियर है? लिखा है मेरा कहीं तो बताएं तुमको। ये है स्कोप ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंट आर टैक्स। इसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ द रेसिडेंट उसी कैटेगरी में क्या होगा, इन द केस ऑफ द नॉन रेसिडेंट। ठीक है ना? तो ये सब चीजें जो है इसमें लिखी गई है। हाँ ये देखें, तो इसमें जो बताया गया हम लोगों का रेसिडेंट कैटेगरी में 5 कंडीशन क्या है। सबसे पहले देखो क्या क्या बताया गया, भारत में प्राप्त हुई हो, यानी कोई भी इनकम जो भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई हो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अब इसका क्या मीनिंग है वो भी बताऊंगा, आगे लिखा होगा उसका एक्सप्लेनेशन। आगे लिखा फिर भारत में प्राप्त हुई समझी जाए। भारत में प्राप्त नहीं हुई है, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए। ठीक है? उसके बाद फिर लिखा गया यहाँ पर भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई हो, यानी एक्रूड इनकम, यानी ऐसी है जो भारत में एक्रूड हो, भारत में उपार्जित हुई हो। एक्रूड होना जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं एक्रूड? जो कमाई गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई। कमाई के लेकिन प्राप्त नहीं हुई हो, तो भारत में एक्रूड हुई हो, भारत ही में, बाहर नहीं, भारत में एक्रूड हुई हो। और फिर आगे लिखा है यहाँ पर भारत में एक्रूड हुई समझी जाए। इसका मतलब वो एक्रूड मान लिया गया है कि वो भारत ही में है। इसका मतलब तो भारत में एक्रूड हुई, कोई डाउट नहीं, भारत में एक्रूड हुई समझी जाए। तो फिर लिखा है भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो। भारत के बाहर उपार्जित, भारत के बाहर यानी आउटसाइड इंडिया, वही सब दुबई, न्यूयॉर्क और इंग्लैंड वगैरह का, भारत के बाहर से उपार्जित हुई हो और उदय हुई हो। उपार्जित मतलब एक्रूड हुई हो। ठीक है ना? तो 5 चीजें हुई हैं इसमें, देखो ध्यान। सबसे पहले भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, भारत में उदय हुई हो यानी उपार्जित हुई हो, और भारत में उपार्जित हुई समझी जाए, और भारत के बाहर उपार्जित और उदय हुई हो। यही ना? 5 चीजें याद रखना तुम लोग, इसी 5 का तीनों में खेल है।
इसको समझना होगा। या तो भारत में प्राप्त हुई होगी, या भारत में प्राप्त हुई समझी गई होगी, या भारत में अक्रूड हुई होगी, या भारत में अक्रूड हुई समझी गई होगी, या तो भारत के बाहर जो है अक्रूड हुई होगी, भारत के बाहर अक्रूड हुई। 5 और बताया कि पांचों इनकम जो होगी क्या होगी इसकी, वो चाहे भारत में प्राप्त हो, चाहे भारत में प्राप्त हुई समझी गई हो, चाहे भारत में अक्रूड हुई हो, चाहे भारत में अक्रूड हुई समझी गई हो, चाहे भारत के बाहर से अक्रूड हुई हो। और बताया कि दुनिया में चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, 2 लफ्जों में मैंने ये बताया कि चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर से हो, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो उसने 5 हिस्सों में बांट के दिखाया कि भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई समझी गई हो, भारत में एक्रूड हुई हो, भारत में एक्रूड हुई समझी गई हो, भारत के बाहर एक्रूड हुई हो। 5 केस में क्या होगी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब भारत में प्राप्त का मतलब क्या है, इसको समझना है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इसका मतलब क्या है उसको समझो। भारत में प्राप्ति का मतलब क्या है? भारत में प्राप्ति का मतलब यहाँ पर ये है कि फर्स्ट हैंड मिली हुई हो। क्या मिली हुई हो? फर्स्ट हैंड मिली हुई हो। और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान के चलो कि मेरा खाता जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और मैं जॉब करता हूँ फॉरेन कंट्री में जॉब करता हूँ, जो सैलरी आ रही है ना वो डायरेक्ट मेरे खाते में आ रही है। खाता कहाँ पर है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ का है? अगर मैं बाहर करता हूँ, जैसे दुबई में जॉब करता हूँ, दुबई का खाता है इंडिया है, तो मेरे इंडियन बैंक में डायरेक्ट खाते में सैलरी अगर आ जाए तो वो इंडिया प्राप्त हुई समझी जाएगी, इंडिया में प्राप्त हुई समझी जाएगी। अगर मैं दुबई के किसी बैंक में खाता खोल करके पैसे को ट्रांसफर करता हूँ तो सेकंड हैंड हो गया। मुझे पैसा कहाँ मिला? दुबई के खाते में। फिर वहां से पैसा निकाल करके घर भेजता हूँ, या मैं उसको ट्रांसफर करके अपने इंडिया अकाउंट में या किसी भाई बहन के खाते में किसी दूसरे से ट्रांसफर करता हूँ पैसा, तो वो सेकंड हैंड प्राप्ति मानी जाएगी। प्राप्ति की मीनिंग क्या होनी चाहिए? फर्स्ट हैंड, यानी वो पैसा ही आपको कहाँ मिले? इंडिया में मिला। फर्स्ट हैंड की बात हो रही है। मिल करके दोबारा उसको भेजते हो तो प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा वो इंडिया में, ठीक है ना? वो प्राप्त हुआ नहीं समझा जाएगा, तो प्राप्ति की मीनिंग समझ जाएगा। उसके अलावा तो लोगों को भी और आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलो अब दूसरे वाले देख लो, तब उसके बाद बताता हूँ। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट जानते हो कि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एडिशनल कंडीशन। जो सिर्फ बेसिक कंडीशन पूरी करे, एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता है। इसका मतलब वो पिछले साल 180 दिन या 60 प्लस 365 दिन था, लेकिन वो पिछले 10 सालों में 2 बार यानी 1 बार रेजिडेंट था, 9 बार नहीं था। पहली कंडीशन से बाहर हो गया, क्योंकि कम से कम 10 साल में 2 बार उसको रेजिडेंट होना जरूरी है, नहीं था वो। और अगर मान के चलते 10 साल में 2 मरतबा था, लेकिन 7 सालों में 729 दिन से कम रहा, तब भी नहीं रहा, तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी, नहीं पूरी किया उसने, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। तो उसमें भी देखो 5 कंडीशन, यही 5 वर्ड रहेगा सबके लिए। 5 वर्ड है, इसलिए इसको समझना होगा। और अभी इसको एक्सप्लेन और करूंगा इसमें। तो भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, इसकी बात कर रहा हूँ। भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए। भारत में एक्रूड हुई हो, भारत में एक्रूड हुई समझी जाए। भारत के बाहर जो आय हुई है उसी का बस एक कंफ्यूजन है, बाकी कुछ नहीं है इसके लिए। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें तो आंख बंद करके समझ लेना कि अगर कोई ऑर्डिनरी होगा तो भारत में कमाए चाहे भारत की दुनिया किसी भी कोने से कमाए, पैसा अगर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? टैक्स लगना ही लगना है। बस उसे कैटेगरी बांट दिया है कि भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, भारत में एक्रूड हुई हो, भारत में एक्रूड हुई समझी जाए, या भारत के बाहर एक्रूड हुई हो। सभी केसेस में टैक्स लगना ही लगना है। इस केस में क्या है? 4 में कदम आंख बंद कर लगना है। भारत में प्राप्त हुई होगी तब भी, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए तब भी, भारत में ही एक्रूड हुई हो और भारत में एक्रूड हुई समझ लीजिए तब भी। तो एकदम खुल के भाई भारत ही में है, इसमें कोई ढंग से भी बात ही नहीं है, इसमें तो है। लेकिन भारत के बाहर कमाई गई आय पर एक्रूड हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा समझना है तुम लोगों को। तो इसके बारे में क्या समझना है? 5वें कंडीशन इसके बारे में बस वही समझना है कि वो कंट्रोलिंग पावर कहाँ पर उसका है। अगर उसका कंट्रोलिंग पावर होली और पार्शियली इंडिया से होगा तो टैक्सेबल होगा। होली और पार्शियली अगर इंडिया से होगा तो टैक्सेबल होगा। अगर उसका कंट्रोलिंग पावर फुल्ली तौर पर कहाँ से हो? बाहर से हो, आउटसाइड इंडिया से हो, तो क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। इसमें क्या था? टैक्सेबल था। इसमें क्या हो गया? कर मुक्त हो गया। किस इनकम पर? वो है जो बाहर से कमाई गई है, और उसका सारा कंट्रोलिंग पावर क्या है? बाहर से होता है, इंडिया से नहीं होता है। अगर उसका कंट्रोलिंग पावर इंडिया से होता, और कंट्रोलिंग पावर की मीनिंग बताई जा चुकी है,
कि उसका जो मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग है, जो पॉलिसीज है, उसी बनाई जाती है, जो मीटिंग की जाती है यहाँ पर इंडिया में। तो समझ जाना कि उसका कंट्रोलिंग पावर है। और जरूरी कि फुल्ली हो, बताया गया पार्शियली भी हो सकता है। अगर 10 मरतबा मीटिंग हुई है तो एक आध 2 मरतबा मीटिंग अगर इंडिया में हो गई तो उसका कंट्रोलिंग पावर इंडिया में माना गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए उसमें बताया गया था कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, फुल्ली और पार्शियली वर्ड यूज किया गया था। या तो पूरे तरह से इंडिया से कंट्रोल रहा या तो आंशिक रूप से हो रहा। तो आंशिक रूप से मतलब क्या हुआ, 10 मीटिंग अगर हुई तो 9 मीटिंग दुबई में, 1 मीटिंग में अगर इंडिया में हो गई तो उसका कंट्रोल पावर इंडिया में माना जाएगा। ठीक है ना, पॉलिसी बनाई गई है, यहाँ पर मीटिंग की गई है, यहीं पर डायरेक्शन दिया गया, यहीं पर कंट्रोलिंग की गई, सब कुछ यही से हो गया, इसका मतलब मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ उसी आय पर ऐसा देखना होगा कि उसका कंट्रोलिंग पावर कहाँ पर है। तो जब कोई इनकम हमको बताएगा, हम पहले रेजिडेंट स्टेटस चेक कर लेंगे उसका किस कंडीशन में आता है, वो ऑर्डिनरी में या नॉन ऑर्डिनरी में या नॉन रेजिडेंट में। उसके बाद उससे पूछेंगे बताओ भारत में कितना कमाया, तो चाहे भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त समझी गई हो, भारत में अक्रूड हुई हो, भारत में अक्रूड समझाए, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, भारत ही में तब कुछ है टैक्सेबल तो रहेगा ही रहेगा। भले से किस में आते हो, नॉन ऑर्डिनरी में आते हो। इसमें क्या करना है, भारत के बाहर वाले, भारत के बाहर वाले सिर्फ आय को ये देखना होगा कि अगर उसका कंट्रोलिंग पावर इंडिया में है तब टैक्सेबल होगा, और नहीं है तो नहीं लगेगा। क्लियर है। और इसमें क्या था, कंट्रोलिंग पावर हो या ना हो, अगर आप रेजिडेंट कैटेगरी में आते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट में तो आपको टैक्स देना है। इसमें क्या है, नॉन ऑर्डिनरी में सिर्फ बस उसी इनकम पर जो भारत के बाहर की है उसमें डाउटफुल है, उसको बस देखना क्या है, कंट्रोलिंग पावर इंडिया में हो तो टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हमारा खत्म हो गया। क्लियर है। अब आते हैं नॉन रेजिडेंट के बारे में। नॉन रेजिडेंटल, तो नॉन रेजिडेंट किसको कहते हैं, जो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं किया, यानी वो प्रीवियस ईयर में 82 में नहीं था, या प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 डेज नहीं था वो, तो दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी चाहिए, और दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा तो इसमें भी वही पांचों चीजें याद रखना इस बात को, पांचों चीज। भारत में प्राप्त हुई हो टैक्स लगेगा, भारत में प्राप्त हुई भाई हो तो हो, अपने कहीं अमेरिका लंदन के हो गए, लेकिन इंडिया में जब आप जॉब कर रहे हो, इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो जो भी इनकम बनेगी आपकी वो देकर जाना है आपको यहाँ से। तो भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई समझी गई हो, भारत में एक्रूड हुई हो, और भारत में एक्रूड हुई समझी जाए, ये सब भारत का ही मामला है। पर जो भी कमाओगे यहाँ पर प्राप्त हो जाए चाहे एक्रूड हो जाए, आपको देके जाना है इसमें टैक्स। अब रहा गया सवाल थी भारत के बाहर का, भारत के बाहर से कमाता होगा, तो अगर कोई भारतीय अनिवासी कंडीशन में आ रहा है, वो यानी अनिवासी है ये, वो रेजिडेंटल स्टेटस में आता ही नहीं हमारे पास, तो भारत के बाहर अगर कमाता होगा तो उसका कंट्रोलिंग पावर अगर इंडिया में भी होगा ना तब भी तो टैक्स लगेगा। किसके लिए, नॉन लिए। तब उसमें देखना ही नहीं है कि पार्सिल है कि होली है, पार्सिल हो चाहे होली हो, अगर उसका कंट्रोलिंग पावर इंडिया से है या नहीं है, वो सब क्या होगा, आपका एक्सेप्टेड होगा। किसके लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए। इसके लिए सब पर लगेगा, इसके लिए बाहर की इनकम नहीं लगेगा, इसके लिए बाहर की इनकम तब लगेगा जब उसका कंट्रोलिंग पावर इंडिया में होता होगा। बात समझ आ गई। ये पांचों कंडीशन को जानना है कि क्या है ये, अगर ये समझ गए तो फिर समझ गए, ठीक है ना। अब उसमें जो रिसीव्ड का मतलब, डीम्ड एक्रूड का मतलब, एक्रूड का मतलब क्या है उसकी बात करते हैं। लिखा है रिसीव्ड का मीनिंग क्या होगी, तो रिसीव्ड की मीनिंग बता चुका हूं। डीम्ड रिसीव्ड मान लिया जाए, एक्रूड का मतलब क्या हुआ, डीम्ड एक्रूड क्या मतलब, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, क्योंकि उसमें लिखा है यहाँ पर प्राप्त हुआ हो, प्राप्त हुई समझ ली गई हो, उपार्जित हुई हो, उपार्जित हुई समझ ली गई हो, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है उसको अलग से एक्सप्लेन कर दिया है। तो रिसीव्ड का मतलब क्या बताया गया, फर्स्ट हैंड रिसीव्ड, फर्स्ट हैंड रिसीव्ड, यानी उसका पैसा डायरेक्ट जॉब करके वहां छोड़ के चले हैं, उसके बाद वहां से फोन आया ऑफिस से, भैया आपकी सैलरी लग गई है, कहाँ भेजे, तो ठीक है इंडिया भेज दो, तो इंडिया में डायरेक्ट तुम्हारे खाते में आ गया। अब इंडिया में डायरेक्ट आ गया तो प्राप्त कहाँ पर हुआ, भारत में प्राप्त हुआ, और जिसे भारत में प्राप्त हुआ समझो टैक्स लग जाएगा। ये कंडीशन हो गई। दूसरी बात, आप जॉब करते हैं, आप जॉब करते हैं, ध्यान सुनिए एक बात, आप जॉब करते हैं और आप जॉब जो कर रहे हैं, मान के चलो कि आईएफएस अधिकारी है, क्या है आईएफएस जानते तो फॉरेन सर्विस, जो आईएएस के अधिकारी होते हैं, जो रैंक जिनकी अच्छी होती है उनको एम्बेसडर बना करके भेजा जाता है बाहर के लोगों को, वहां पर जा करके जो एम्बेसी होती है उसमें अधिकारी बना भेजा जाता है, ठीक है ना।
क्या हुआ बे? पूरा कलर है। हैं? अब आ गया तो तुम्हारी वजह से बना रहे हो। अरे सर इसलिए मैं हट गया, हिलेगा अभी। हाँ 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 चल देखे हो गया। मैं क्या कह रहा था इसमें कि अगर कोई आईएफएस अधिकारी है, उसका एग्जाम्पल देना थोड़ा आसानी है। आईएफएस अधिकारी है तो मान के चलो कि वो बैठा होगा कहाँ पर, बाहर पर, बाहरी व्यक्ति विदेश में हुई उसकी अपॉइंटमेंट होगी, सरकार उसको तनख्वाह देती है, पैसा कहाँ पाता होगा वो, विदेश ही पाता होगा, ठीक है ना। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई अधिकारी जानते हो मैं ये बाहर है, उमर फारूक। उमर फारूक कहाँ पर है? टाइट बोलियो वो लेकर। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर है? वही था सर उस वक्त। अबू धाबी। अबू धाबी में, ठीक है। तो वहां पर उसको आईएफएस अधिकारी के तौर पर बनाया गया है, आईएएस है वो। तो वो जो है यहाँ से जो पा रहा होगा सैलरी, तो भारत में प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन भारत में प्राप्त हुई समझी जाएगी, भारत में प्राप्त हुई समझी जाएगी, क्योंकि वो जो है भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर वहां पर है। अगर वो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर सैलरी मिलती, लेकिन हमने ही बैठा करके वहां बैठाया है, सैलरी हम दे रहे होंगे तो भारत वहां के भारत नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि वो एक तरह से ये भी समझ सकते हो कि एक्रूड कहाँ पर हुई है, ये बताओ। एक्रूड यहीं पर हुई है, भले से प्राप्त कहीं भी हो रही है, तो एक्रूड की भी तो ले सकते हो उसका, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, या भारत में एक्रूड हुई हो, तो एक्रूड तो यहीं पर हुई है, ठीक है ना। अब एक्रूड हुई हो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्रूड हुई हो या एक्रूड हुई समझी जाए, तो उसको भी एक्सप्लेन क्या होगा उसको भी दिखाते हैं। देखो पहले लिखा गया है प्राप्ति का मतलब, जो तुम लोगों में लिखा हुआ पहले लिखा है प्राप्त हुई हो शब्द का आशय प्रथम बार प्राप्ति से है, फर्स्ट हैंड, प्रथम बार, ठीक है ना। कर किसी आय के प्राप्त का स्थान वो होता है जहां वो आय सर्वप्रथम प्राप्त की गई हो, वह स्थान नहीं जहां वो बाद में प्राप्त की गई हो भेजने पर। इस प्रकार एक अनिवासी की विदेशी आय कर योग्य नहीं होगी, भले ही वह भारत भेज दी गई हो, जब तक कि सर्वप्रथम भारत में ही प्राप्त न हुई हो, ठीक है। अगर भारत के बाहर का ये अनिवासी बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने बताया था भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई समझी गई हो, भारत में एक्रूड हुई हो, भारत में एक्रूड समझी गई, चार तो लगना ही लगना है। सिर्फ भारत के बाहर के अगर कोई आय होगी तो लगेगा नहीं, उसका चाहे कंट्रोल यहाँ पे हो चाहे कहीं से भी, उस पर नहीं लगेगा, नॉन स्टेट पर नहीं लगेगा। तो भारत में प्राप्ति का मतलब बता रहा है यहाँ पर फर्स्ट हैंड की प्राप्ति से। अगर वहां पे कमा करके फिर बाहर भेजते हो और वो क्या आता है आपका नॉन स्टैंडर्ड पर टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि तो बाहर की बाहर कमाई नहीं जाए करोगे, प्राप्त थोड़ी नहीं यहाँ पर। हाँ डायरेक्ट अगर प्राप्त किया करोगे तो प्राप्त हुई यही समझी जाएगी, और चारों बताई गया प्राप्त हुई हो, प्राप्त हुई समझी जाए, एक्रूड हुई हो और एक्रूड समझी जाए, ठीक है। फिर से देखो, तो प्राप्ति का मतलब समझ में आ गया। अब प्राप्त की हुई समझी जाए का आशय क्या है, अब बता रहा है इसका अर्थ यह है कि वह आय वास्तव में प्राप्त नहीं हुई हो, लेकिन आयकर अधिनियम के अनुसार प्राप्त की हुई मान ली जाए। निम्न आय प्राप्त हुई मानी जाती है, क्या है देखो 18 साल और 8 बताया गया। करा कि एक कर्मचारी जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, उसके प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि एनुअल असरेशन यद्यपि कर्मचारी के वास्तव में प्राप्त नहीं होती है, परंतु उसी गत वर्ष में प्राप्त हुई आय मानी जाती है। इसी तरह से अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड के हस्तांतरित शेष का कर योग्य भाग गत वर्ष में प्राप्त हुई आय मानी जाती है। उसी तरह से आगे बताना है जिस वर्ष में लाभांश घोषित अथवा विस्तारित किया जाता है उसी वर्ष की आय माना जाता है, यद्यपि वास्तव में उसका उसी वर्ष में प्राप्त हो जाना आवश्यक नहीं है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती केंद्रीय सरकार द्वारा 1/1/2004 या उसके पश्चात या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति के खाते में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत पेंशन स्कीम के अधीन संगत राशि, तो ये सब सारी चीजें बताई गई हैं। प्राप्त हुई हो, अब ध्यान सुनो भाग, फर्स्ट हैंड प्राप्ति मानी जाती है। प्राप्त हुई समझिए का मतलब क्या होगा, देख तो ये जो सैलरी पाता होगा उसका टीडीएस करता होगा, जानते हो ना, पीएफ भी करता होगा, ठीक है, और उसी तरह से पेंशन स्कीम में भी पैसा कटता है उनका, सब पैसा कट करके वो सैलरी मिलती है। तो अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है और आपके हैंड में आ रहा है 70,000 रुपया, 30,000 रुपया टीडीएस के नाम पर और बहुत सारी चीजें कट गई हैं, तो अब जो मिला नहीं, जो प्राप्त हुआ 70,000 तो प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसा कट गया है वो भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ समझा जाएगा। वो आपकी आय का साधन है, वो आपका आय का सोर्स है, वो आपकी आय में मानी जाएगी उसको। ठीक है, जो कटा हुआ टीडीएस के रूप में या और भी किसी चीज के रूप में, पीएफ के रूप में, पेंशन स्कीम के रूप में, ये सब चीजें तो क्या है, प्राप्त नहीं हुई है लेकिन प्राप्त हुई समझी जाएगी। उसने एक चीज और बताया डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड। अब 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट बनी और 31 मार्च के बाद जो है अभी ऑडिट कराना रहता है सीए से।
सीए ऑडिट कर दिया, ऑडिट करने के बाद हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन लग गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, तो मई में जाकर के मीटिंग होती है और मीटिंग में बताया जाता है कि आप लोगों को इतना डिविडेंड दिया जाएगा। तो डिविडेंड कब का दिया? पिछले साल का। तो अभी मिला नहीं है, मिलेगा तो 3 महीने बाद, लेकिन पिछले साल का ही डिविडेंड है तो वो मिला नहीं है, तो प्राप्त हुई समझी जाएगी, वो आपकी इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगा। भले से मिलेगा 3-4 महीने बाद। आप लंबा ये मीटिंग में गए, आपको मिलते मिलते मान के चलो कि अब जून हो सकता है, जुलाई में होता है, अगस्त हो सकता है, 3 महीने टाइम दिया था इसमें, 3 महीने के अंदर अंदर आपको डिविडेंड पक्का मिल जाएगा। लेकिन मिला नहीं है और रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो क्या उस आय को क्या करोगे? अभी तो मिला ही नहीं है, तो एक्रूड मान लिया जाएगा, कमाई तो गई नहीं है यहीं पे, प्राप्त हो जाएगी आपको। क्लियर है? तो प्राप्त हुई समझी जाएगी। एग्जाम्पल में कई चीजें आ गई हैं, टीडीएस भी करता है, पीएफ भी करता है, एनपीएस भी करता है, डिविडेंड भी है, आपको एक्रूड रहता है, ये सब क्या है आपका एक्रूड ही समझी जाएगी। चले और एक चीजों का एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें। अब आगे देखें, यहाँ पर उपार्जित अथवा उदय होने का मतलब क्या हुआ? तो इसका आशय आय प्राप्त करने के अधिकार से, वास्तव में प्राप्त होने से नहीं है। मतलब कोई आपने कमा लिया, कोई आय कर लिया, लेकिन आपको मिली नहीं। जैसे कमीशनिंग की बात करता हूँ, कमीशन मैंने रुद्रांग ले जाकर के माल बेचा, ठीक है, 28 मार्च को माल बेचा 10 लाख रुपए का। कब? 28 मार्च को। अब मान के चलते उस पर 3% कमीशन है, 10 लाख में 3 मिनट कितना हो जाएगा? 10 लाख पर 3% 30,000 रुपये कमीशन बना। और एक कमीशन भी नहीं देंगे, करें जब हमारा पैसा आ जाएगा पार्टी के पास से तब आपको कमीशन देंगे। पैसा आएगा अप्रैल में, 28 मार्च को मैंने किया, मेरा 31 मार्च के पहले पहले तो इनकम मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? यही क्या है आपका एक्रूड है। एक्रूड तो हो ही चुकी है, प्राप्त तो होनी बाकी है। इनकम उसी को कहते हैं कि जिस पर आपका अधिकार हो चुका हो, अधिकार नहीं यहाँ पर, जिसको पाने के लिए आपके पास राइट हो गया हो, आपके पास अधिकार हो गया, उसी को क्या करते हैं? एक्रूड करते हैं। पैसा ना है और कमीशन ना मिले आपको तब वो एक अलग इशू है, सरकार से थोड़ी मांग रहा है। वो एक अलग इशू है। सरकार देगी ना वापस, टैक्स लिए तो हैं? सरकार वापस देगी ना। नहीं, टैक्स कैसे देगी? तो तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करेगी, उसके पास राइट है, ठीक है ना, वो जाएगा बकायदा केस दर्ज करेगा और पुलिस वाले आएंगे, ठांग लेके जाएंगे, जब दाल रोटी और जेल की खिलाएंगे ना पानी वाली, तब उसकी बात कहोगे भाई 30,000 की बात साला लेने देनी पड़ गया, पूरा मोहल्ला भी जान गया कि जगह बकाया दोगे लागे देंगे क्या नहीं तो आप हो जाएगी दुकान पे। नहीं भी दूसरे मामला रफा तक हो जाएगा वहीं पे। अगर वहीं पे उठा पटक कर लोगे ना तो रफा तक वहीं पे हो जाएगा। 30,000 रुपये एक आधा चलेगा, उधर से भी एक आधा चलेगा, मतलब हमारे भी और मरवाए भी अपने को, और पुलिस हिसाब का चुकता भी होगा 30,000 रुपये में, और वहाँ पर जाओगे तो बेचे मलवा आप लेके जाके तो उसका पैसा कौन वसूल देगा? वही उछलेगा। तो तुम तो करोगे, मिलेगा तो पैसा मगर नहीं मिलेगा पैसा तब कमीशन क्या होगा? तो ये जो माल जो बेचा जाता है ओनर के रिस्क पर बेचा जाता है, तो पता होना चाहिए किसके रिस्क पर होता है? ओनर के रिस्क पर होता है, उससे पहले कर देता है, या तो फिर उसके लिए डेल क्रेडिट कमीशन दे। तुम लोग कमीशन के बारे में पढ़ोगे 3 तरह का, एक जनरल कमीशन होता है, एक डेल क्रेडिट कमीशन होता है और एक स्पेशल कमीशन होता है। ये कमीशन के बारे में तुम लोग पढ़ के आओगे। तो डेल क्रेडिट कमीशन तो रिस्क करेगा, नहीं लेगा तब उसका पैसा डूबेगा और उससे काटोगे। लेकिन ऐसी बात नहीं होती जो हम लोग मऊ की मार्केट में मंडी में रह रहे हैं, यहाँ की मंडी क्या है? जनरल कमीशन की बात होती है, हम आपको 3% कमीशन देंगे। अगर डेल कमीशन दोगे फिर पूरा पूरा तुम्हारे पास हक है, जितना भी तुम्हारे पैसा फंसा हुआ है सब इससे काटो। मांग भी लो, अगर 30 लाख के 10 लाख की जगह तुमको 30,000 कमीशन बनना था, डेल क्रेडिट कमीशन देने वाला से 10% की डूबने के रिस्क तुम्हारे ऊपर रहेगा, तो 10 लाख रुपये जिम्मेदार यही रहेगा। तुम केस करोगे उल्टा जा करके। तो इधर तो कहते हैं कि बर्बादी नहीं बतिया होगा तुमको, मैं बतिया जनरल कमीशन नहीं है, जनरल कमीशन है। डेल क्रेडिट कमीशन में जो भी माल बेचवाएगा बेचेगा वो सब उसी के रिस्क पर होगा, मालिक के। जानती नहीं होगी डेल क्रेडिट। तो जनाएंगे तब ना, यहाँ के गिरफ्तार नहीं जाते हैं कि इतना खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ से जाएंगे? एक कमीशन ज्यादा देना पड़ जाएगा। अरे सर कोपा के लिए आगे बिलिया कैंसिल लिख के आया था, कैंसिल बिलिया का नहीं था, कैंसिल स्पेलिंग है KAI कैंसिल यूनिक लगा रहता है ना, उस पर ज्यादा अभी तो जाएगी। अब सीस लिखो नहीं तो हो जाएगी। अब केस लिखे देख तुम्हारी नजर जाएगी कैंसिल, अच्छा चलो कैंसिल हो गया। अट्रैक्शन खींचने का तरीका होता है नहीं ना। यहाँ पर कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस का ऐड हो, देखो लिखा होगा केस लिखा होगा कॉमर्स कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस
तो केस लिख दिया है तो उसमें आप भी इसको इसीलिए अडवा छपवाए थे हाँ, उसमें भी स्पेलिंग गलत थी उसमें भी एकरा एकेडमी ऑफ कॉमर्स को केस लिखा है इसे लिखा होगा बीच में कुछ गायब है बीच में कुछ की जगह ए है शायद ई की जगह हाँ, लिखा ओ गया की जगह ए है है। उस पे लोगों का अट्रैक्शन करता है तुरंत देखता है एक आदमी जो है बिहार में चाय बेचता था उस सीनियर था यही क्या बेचता था कि भाई ठंडी चाय लोग तो गर्म चाय बेचते हैं तो क्या करते हैं कि भाई गर्म चाय लोग ध्यान दे जब सोया हम जब ठंडी का जो सोया तो नेगेटिविटी से क्या होता है लोगों का अट्रैक्शन होकर खींचता है आदमी और सबसे ज्यादा चाय बेचता था उसमें क्योंकि पता था ठंडी चाय में तो जो सोया है वो भी नहीं रहा है चाय थोड़ा देर पी ले ये यूनिक बात आ रहा है वो भी केस लिख दिया है यूनिक भी देखो उसी से अट्रैक्शन ही के लिए हाँ, यूनिक है यूनिक केस लिखा है क्यों से ना होगा यूनिक Unique। किसी ने क्या कैसे लिखा हुआ है ये तब अट्रैक्शन की जगह इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये पूरी एक इसकी थ्योरी है कि किस तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए आकर्षित किया जाए ठीक है ना तो नेगेटिविटी से भी किया जा सकता है ठीक है जो चीज जनरल चलती है उसके अपोजिट चले जाओ लोगों की निगाहें आपकी तरफ चले जाएंगी ठीक है चलो तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जो कमीशन की बात थी कमीशन आपने कमाया तो लेकिन मिला नहीं अभी 28 मार्च को आपने इनकम अर्न कर ली पैसा मिलेगा अप्रैल में मई में जून में कब मिलेगा कोई नहीं लेकिन आपने कमा चुका है मिला नहीं है जिसको क्या कहते हैं लोग एक्रूड एक्रूड हुई हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है ना एक्रूड का मतलब होता है जिस इनकम पर आपका राइट हो चुका हो अधिकार हो चुका हो ले सकते हो आप ठीक है तो लिखा गया इसका आशय आय प्राप्त करने के अधिकार से है वास्तव में प्राप्त होने से नहीं है फिर आय का उपार्जित अथवा उदय होना माना जाना अब यहाँ पर एक्रूड की बात कर रहा है कि कब इसको एक्रूड मतलब डीम्ड एक्रूड है ये क्या है डीम्ड एक्रूड इससे बताया गया कि आय वास्तव में उपार्जित नहीं हुई है आय वास्तव में उपार्जित नहीं हुई है किंतु अधिनियम के अनुसार उसे उपार्जित हुआ माना जाता है धारा 9(1) के अंतर्गत निम्न आय अथवा उदय हुई मानी जाती है देखो कमीशन का हमने बताया भी कि मैंने माल काम कर दिया है मेरा कमीशन तो बन गया है तो एक्रूड है लेकिन कुछ ऐसा है कि जो एक्रूड भी नहीं हुआ है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 9 में बताया गया कि कुछ आय ऐसी है जिसको एक्रूड नहीं हुई है लेकिन फिर भी उसको डीम्ड एक्रूड मान लिया जाएगा डीम्ड एक्रूड मान लिया जाएगा क्या आय है उसके बारे में देखो भारत में किसी व्यवसाय संबंध से या भारत में किसी प्रॉपर्टी से या भारत में आय की किसी संपत्ति या स्रोत से या भारत में स्थित एक पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के द्वारा ठीक है ना मतलब कोई बिजनेस बेचने से कोई प्रॉपर्टी बेचने से ठीक है या किसी संपत्ति के स्रोत से बिल्डिंग या किराया मिलता हो किराया देता हो तो ये सब मिला नहीं है प्रॉपर्टी भी ये पैसा मिला नहीं है लेकिन क्या कर लिया गया इसको डीम्ड एक्रूड कर दिया गया ठीक है ना तो उसको क्या कहते हैं लोग है उपार्जित हुआ उदय होना माना जाना